रंगभेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों में से हाल तक किस देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी? 1. संयुक्त राज्य अमेरिका। 2. दक्षिण अफ्रीका। 3. ऑस्ट्रेलिया। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा जीवन बिताया। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। आखिरकार 1974 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस उद्धरण में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है? 10 मई 1996 के इस समाचार बीबीसी से अपने अनुमान की जांच करें। नेल्सन मंडेला 3 शताब्दियों से अधिक समय तक श्वेत शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। श्री मंडेला की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीतीं। उद्घाटन समारोह यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ। प्रिटोरिया में आज दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, इस खूबसूरत भूमि को कभी भी एक दूसरे द्वारा उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर खुशी का माहौल था, जिसमें काले, गोरे और अन्य लोगों ने एक साथ जश्न मनाया। 100,000 से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और सभी जातियों के बच्चों ने खुशी के साथ गाया और नृत्य किया। 10 मई का सूर्योदय उज्जवल और स्पष्ट था। पिछले कुछ दिनों से मैं उन गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से सुखद रूप से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने आ रहे थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। यह समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ। दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और देशों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थान था। उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जनानी भी थी। मंच पर श्री डी क्लर्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तब थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कहा, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। हम जो कुछ ही समय पहले रंगभेद पीड़ित थे, आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य दिया गया है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अधिकारों के हनन, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आजादी को राज करने दो। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ क्षण बाद हम सभी ने आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें उठाईं जब दक्षिण अफ्रीकी जेटों, हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सही स्थिति में गर्जना कर रही थी। यह न केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति, एक नई सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। कुछ ही समय पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने, जिनका सीना पुराने पिछले दिनों के रिबन और पदकों से सजी हुई थी, मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था
कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने सलामी नहीं दी थी बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अंत में इम्पाला जेट्स के विमानों के एक समूह ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं निशान छोड़ा। मेरे लिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए उस दिन हमारे देश की 2 राष्ट्रीय गान बजाए गए। श्वेतों द्वारा नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका की गान की जा रही थी और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र का पुराना गान डाई स्टेम पुराने राष्ट्रगान का गान किया जा रहा था। हालांकि उस दिन किसी भी समूह को उस गान के बोल नहीं पता थे जिसे वे एक टाइम पर तुच्छ समझते थे, और वे जल्द ही इनके शब्दों को याद कर लेंगे, यानी कि अपने हृदय में बसा लेंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही भूमि के काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई। उन्होंने जो संरचना बनाई वह दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे 8वें दशक में उस प्रणाली को हमेशा के लिए उलट दिया गया था और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था। ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मुझे उस दिन महसूस हुआ, जैसा कि दूसरे अन्य दिनों में महसूस किया करता था, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मिलकर बना था जो मुझसे पहले शहीद गए थे। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों के लिए एक गहरा और स्थायी घाव पैदा किया। हम सभी को उस गहरी चोट से उबरने में यदि पीढ़ियां नहीं भी तो कई वर्ष जरूर व्यतीत करने होंगे। लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिशुल्स, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस वाले लोग, बुद्धिमत्ता और उदारता कि उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकेगा। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता होती है, अर्थात इतने मूल्यवान आदर्शों वाले इंसानों के निर्माण के लिए अत्याचार की सीमा की हदें पार करनी ही पड़ती हैं। मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते देखा है। मैंने देखा है कि लोग बिना रुके हमलों और यातना का सामना करते हैं, ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना से परे है। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय पा लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। यहां तक कि जेल के सबसे कठिन समय में भी, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमा तक धकेल दिया गया था और यातनाएं दी जाती थीं, मुझे एक गार्ड में मानवता की झलक दिखाई देती थी। शायद 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति का एक मानव के रूप में जीने का प्रयास दंडनीय अपराध था, और जो व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता उसे अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति जब अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता तो उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार,
और घर से निकाल दिया जाता था और उसे गोपनीयता और विद्रोह के धुंधले में अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने आरंभ में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य पूरा करने से रोका गया। मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था। मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। स्वच्छ झरना जो मेरे गांव के मध्य से होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे अनाज की बाल या भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। बाद में जोहानेसबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, मेरे निर्वाह के लिए कमाने की, विवाह रचाने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की, जो एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कम हो गई थी, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर किसी की स्वतंत्रता कम हो गई थी। तभी मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की बड़ी भूख बन गई। यह मेरे लोगों की सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता की इच्छा थी, जिसने मेरे जीवन को जीवंत बना दिया, जिसने भयभीत युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी को बदल दिया। मैं अगले आदमी से अधिक गुणी या आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता जिसकी मुझे अनुमति थी। जब मैं जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरी जैसे किसी व्यक्ति पर बंधन होने का अर्थ है कि सब पर बंधन होना। मेरे व्यक्तियों पर बंधन होने का अर्थ है कि मुझ पर बंधन होना। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह ही निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। वह अन्याय और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूं तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं। ठीक वैसे ही जैसे जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं होता हूं। अत्याचार करने वालों से और अत्याचार को सहने वालों से समान रूप से उनकी मानवता छीन ली जाती है।